मेरी पत्नी सुबह से लेकर दोपहर तक लैब में ही बिजी रही। वो एक-एक एक्सपेरिमेंट को ध्यान से चेक कर रही थी। स्टूडेंट्स की हर छोटी-बड़ी गलती को पेशेंटली करेक्ट करते हुए उन्हें समझा भी रही थी। शाम के ठीक 6:30 बजे मियाँ का कॉल आया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कितनी देर हो चुकी है। उसने टेबल पर वाइब्रेशन करता हुआ फोन देखा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की। उसके हाथ अब भी इक्विपमेंट एडजस्ट करने में बिजी थे। लगभग 20 मिनट बाद एक्सपेरिमेंट का डेटा फाइनली ठीक हो गया। मेरी पत्नी ने सीधे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, ठीक है, काफी लाट हो गया है। तुम लोग अब डॉर्म वापस जा सकते हो। व्हाइट लैब कोट पहनी एक स्टूडेंट लिली ने रिस्पेक्ट के साथ पूछा, प्रोफेसर, क्या आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? आप पूरा दिन काम करती रही हैं। तभी केविन भी एक्साइटमेंट से बोला, हाँ प्रोफेसर, रोड के उस पार नया केबीबीक्यू रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आज हम ट्रीट देंगे। मेरी पत्नी अपनी डेस्क को नीटली ऑर्गेनाइज करते हुए बोली, जरूरत नहीं, तुम लोग चले जाओ। बस इतना याद रखना, अगली बार डेटा में इतनी बड़ी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ गए? दोनों स्टूडेंट्स तुरंत सीधे खड़े हो गए। सॉरी प्रोफेसर, अगली बार हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। मेरी पत्नी ने बस हल्का सा सर हिला दिया और अपना डिजाइनर बैग लेकर लैब से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उसके इनर थॉट्स फिर शुरू हो गए। ईशा के इनर थॉट्स, मैं भूख से मर रही हूँ, केबीबीक्यू केबीबीक्यू, आज रात मियाँ के साथ केबीबीक्यू खाऊंगी। काश अभी भी यहाँ होते, मैं उनके लिए अपने हाथों से मीट ग्रिल करती। उन्हें बिजनेस ट्रिप पर ही क्यों जाना था? लैब के अंदर केविन और लिली उसकी जाती हुई बैग को देखते रहे। जब वो कॉरिडोर में काफी दूर चली गई, तब जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। केविन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हमारी प्रोफेसर इतनी ब्यूटीफुल है। लेकिन मुझे मेरी एशियन मॉम से भी ज्यादा इनसे डर लगता है। लिली ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा था यंग प्रोफेसर्स थोड़े चिल होंगे, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रिक्ट निकली, बिल्कुल डीमन जैसी। केविन ने सर हिलाकर कहा, सच में मैं तो सोच भी नहीं सकता कि घर पर ये अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही बिहेव करती होंगी। इतनी फ्रीजिंग ऑरा को कोई कैसे हैंडल करेगा? थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मियाँ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार में बैठी हुई बहुत उदास लग रही थी। वो धीरे से बोली, मियाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी, 100% गलत। मियाँ ने दांत भींचते हुए गाड़ी चलाते चलाते कहा, अगर ऐसा है तो जैक की खैर नहीं। कल जो डिवोर्स पेपर साइन होते होते रह गए थे, ये याद आते ही मेरी पत्नी की आंखें आंसुओं से भर गईं। मियाँ, मैं डिवोर्स नहीं चाहती, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मियाँ ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डिवोर्स बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें तुम्हारा नया आर्सेनल दिलवाने ले जा रही हूँ। मेरी पत्नी को मियाँ पर पूरा भरोसा था। अगर मियाँ ने कह दिया कि डिवोर्स नहीं होगा, तो उसने बिना सोचे मान लिया। लेकिन जब मियाँ उसे एक ब्राइटली लिट एडल्ट लिंगेरिया स्टोर के सामने ले आई, तो मेरी पत्नी का काम एक्सप्रेशन तुरंत टूट गया। उसके इनर थॉट्स पैनिक करने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, क्या हम सच में यहाँ अंदर जाएंगे? हम दोनों लड़कियां हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन मियाँ ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा अंदर ले गई। तुमने खुद कहा था ना, तुम्हारा सेडक्शन प्लान फेल हो गया, मतलब तुम्हारा गियर पावरफुल नहीं था। इस बार मैं तुम्हारी टैक्टिकल एडवाइजर हूँ। हम यहाँ से प्रॉपर वेपन्स ऑफ मास सेडक्शन लेकर ही निकलेंगे। मेरी पत्नी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये सच में ठीक रहेगा? लेकिन उसके पैर फिर भी मियाँ के साथ अंदर चलते गए। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, उसे डिवोर्स बिल्कुल नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ मेरी बिजनेस ट्रिप भी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा लंबी हो गई। हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ रहा था, कभी एरोगेंट स्क्रीन राइटर्स, कभी स्टिंगे इन्वेस्टर्स। जो ट्रिप 1 या 2 दिन में खत्म होने वाली थी, वो लगभग 1 हफ्ते तक खींच गई। हर दिन मीटिंग्स, बैंक्वेट्स और सोशलाइजिंग। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मीटिंग मिल गई। इसी वजह से मेरा और मेरी पत्नी का जो 3 दिन बाद बात करने का प्लान था, वो बार बार पोस्टपोन होता गया। लेकिन इस बार एक चीज पहले से अलग थी। पहले बिजनेस ट्रिप के दौरान हमारे बीच लगभग कोई बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रॉमिस तोड़ने की वजह से मैंने खुद उसे कॉल करके सॉरी बोला। साथ ही मैं ये भी चेक करना चाहता था कि क्या मैं फोन पर भी उसके इनर थॉट्स सुन सकता हूँ, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। शायद मेरी ये पावर सिर्फ एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही काम करती थी। फोन पर मेरी पत्नी बिल्कुल समझदारी से बात कर रही थी, उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं की। लेकिन उस कॉल के बाद मुझे रोज सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट के मैसेजेस आने लगे। साथ ही वो अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी अपडेट्स भी भेजने लगी। मुझे साफ पता चल रहा था
कि उसे ऐसा करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। उसके मैसेजेस बिल्कुल किसी डेली रिपोर्ट की तरह होते थे। कभी वो लिखती कि आज उसने क्या खाया, कभी अपने दिन भर की छोटी-छोटी बातें शेयर करती। एक दिन तो उसने मुझे मैसेज भेजा, ईशा, कहीं मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मैसेजेस भेजना बंद कर देती हूँ। उसका मैसेज पढ़ते ही मुझे बिना उसके इनर थॉट्स सुने भी समझ आ गया कि वो ये मैसेज लिखते वक्त कितनी नर्वस होगी। शायद अपना होंठ काट रही होगी और डर रही होगी कि कहीं मैं माना ना कर दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने रिप्लाई किया, नहीं, मुझे तुम्हारे मैसेजेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। इन्हें पढ़कर दिन भर की मीटिंग्स और सोशलाइजिंग भी इतनी बोरिंग नहीं लगती। मेरा रिप्लाई पढ़ते ही उसके मैसेजेस और भी बढ़ गए। कभी वो अपने रास्ते का कोई ब्यूटीफुल व्यू भेजती, कभी रोड पर दिखी कोई मोटी सी स्ट्रे कैट की फोटो, कभी लंच में क्या खाया, ये सब शेयर करती। मैं पूरे एक हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर था और इतना बिजी भी था कि सांस लेने का टाइम मुश्किल से मिलता था। लेकिन अजीब बात यह थी, इस एक हफ्ते में मुझे अपनी पत्नी के और ज्यादा करीब होने का एहसास हुआ, जबकि इससे पहले हम 2 साल तक एक ही घर में रहकर भी इतने क्लोज कभी नहीं थे। कुछ दिन बाद मेरा बिजनेस ट्रिप फाइनली खत्म हो गया। मैं फ्लाइट से वापस आ गया, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को अपनी फ्लाइट का टाइम नहीं बताया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैं उसकी लैब के बाहर रुक गया। ग्लास के उस पार मेरी पत्नी वाइट लैब कोट पहने खड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल कोल्ड था। उसके सामने उसके 4 स्टूडेंट्स खड़े थे और वो उन्हें दांत रही थी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर काम कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो एडवाइजर चेंज कर लो। और अगर फैकल्टी से ये बात कहने में डर लग रहा है, तो मैं खुद उनसे बात कर लेती हूँ। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक और इतना प्रेशर महसूस किया। पहले भी वो सीरियस रहती थी, लेकिन आज उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा शार्प लग रही थी। ग्लास के उस पार वाइट लैब कोट में खड़ी मेरी पत्नी को देखकर, ना जाने क्यों, मुझे वो और भी खूबसूरत लगने लगी। मैं ग्लास के बाहर खड़ा होकर चुपचाप मेरी पत्नी को देख रहा था। व्हाइट लैब कोट में वो वैसे ही लग रही थी, जैसे कोई स्ट्रिक्ट और अनटचेबल प्रोफेसर। सच कहूँ, एक पल के लिए मुझे लगा, शायद मुझे सच में बॉसी टाइप लड़कियां पसंद हैं। उस वक्त केविन की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। वो एक पल के लिए मेरी तरफ देखते ही रह गया। लैब में सिर्फ हम ही लोग थे, इसलिए उसका ध्यान भटकना मेरी पत्नी से छुप नहीं सका। ईशा ने ठंडी आवाज में कहा, केविन, बाहर क्या देख रहे हो? जो डेटा चाहिए वो हॉलवे में रखा है क्या? ये कहकर मेरी पत्नी ने भी मुड़कर बाहर देखा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में सरप्राइज साफ दिखने लगा। बाहर से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके इनर थॉट्स एकदम फट पड़े। ईशा के इनर थॉट्स। हाँ, हबी वापस आ गए। क्या हबी मुझे ऑफिस से पिक करने आए हैं? मैं अभी स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। हबी प्लीज गलत मत समझना, मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं तो बहुत जेंटल हूँ। ये सब इस स्टूपिड एक्सपेरिमेंट और इन जिद्दी स्टूडेंट्स की वजह से हुआ। बिजनेस ट्रिप वाले दिन के बाद मैंने हबी को पूरे 168 घंटे से नहीं देखा, या 10,080 मिनट्स, या 6,04,800 सेकेंड्स। मैंने उन्हें इतना मिस किया है कि मैं मर ही जाऊंगी। उसके इनर थॉट सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मैंने सिर्फ हल्का सा सर हिलाकर उसे इशारा किया कि वो पहले अपना काम खत्म कर ले। मैं वेट कर सकता हूँ। मुझे देखने के बाद मेरी पत्नी का स्टूडेंट्स को डांटने का बिल्कुल मन नहीं रहा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उन्हें उसके बिहेवियर में अचानक चेंज दिखे। इसलिए उसने फिर से स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर कहा, आज जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, अगर अगली बार दोबारा हुई तो इस लैब में वापस मत आना। हम दोनों का टाइम वेस्ट मत करना। ये कहकर उसने उन्हें जाने का इशारा कर दिया। चारों स्टूडेंट्स ने एक साथ चैन की सांस ली। उन्होंने भी देख लिया था कि जैसे ही मेरी पत्नी ने मुझे देखा, उसकी पूरी ऑरा बदल गई थी। मैं बस उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी मेरी पत्नी ने हल्की सी खांसी और बोली, क्या हुआ? अगर और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो यहीं रुक जाओ। ये सुनते ही चारों स्टूडेंट्स एक साथ बोले, नहीं प्रोफेसर, हम अभी जा रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे, लिली ने हिम्मत करके मेरी पत्नी से पूछा, प्रोफेसर, बाहर जो खड़े हैं, क्या वो आपके हस्बैंड हैं? मेरी पत्नी उस वक्त बार बार चुपके से मेरी तरफ देख रही थी और उसके इनर थॉट्स खुशी से भरे हुए थे। ईशा के इनर थॉट्स, हबी पहली बार मुझे ऑफिस से पिक करने आए हैं, मैं तो सच में कितनी लकी हूँ। उसने लिली की तरफ देखा और बस हल्का सा सर हिला दिया। हाँ, लेकिन उसके इनर थॉट्स कुछ और ही कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, कितने दिनों बाद हबी मुझे लेने आए हैं। मैं तो हर रात स्टार्स से विश करती थी कि वो जल्दी वापस आ जाएं। अब स्टार्स की क्या ज़रूरत? मेरे हैंडसम हबी तो मेरे सामने ही खड़े हैं। मैं उसके इनर थॉट्स सुनते हुए बस मुस्कुराता रहा और वो बाहर से बिल्कुल काम एक्सप्रेशन बनाए स्टूडेंट्स को वहां से भेजती रही। कुछ ही देर बाद वो लैब से बाहर आई। मेरे सामने रुककर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा।
मुझे पता ही नहीं था कि तुम आज वापस आ रहे हो। क्या तुम प्रोफेसर लिन या प्रोफेसर जियांग से मिलने आए हो? वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने धीरे से उसके चश्मे के पास हाथ ले जाकर एक छोटा सा लिंट हटा दिया। फिर मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आया हूँ। और मैंने जो प्रॉमिस तोड़ा था उसके लिए सॉरी। जैसे ही मेरी उंगली उसके गाल को हल्की सी टच करके गुजरी, उसके इनर थॉट्स एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे ग्लासेस पर थोड़ा सा लिंट था। लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके इनर थॉट्स फिर से गूंजने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, बस इतना सा टच और मुझे फिर से इनसे प्यार हो गया। ये 998वीं बार है जब मुझे इनसे दोबारा प्यार हुआ है। एक बार और हुआ तो 999 हो जाएगा। न जाने ये मुझसे कब प्यार करेंगे। इस बार उसके इनर थॉट्स पहले से अलग थे। उनमें मजाक नहीं, सिर्फ उदासी और इंतजार था। ये सुनकर मेरे दिल में भी हल्का सा दर्द हुआ। उस पल मुझे एहसास हुआ, मुझे मेरी पत्नी को सिर्फ एक रूममेट की तरह नहीं, बल्कि सच में समझने की जरूरत थी। हम दोनों कैंपस के शांत रास्ते पर साथ साथ चलने लगे। बाहर से सब कुछ बिल्कुल पीसफुल था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी के इनर थॉट्स नॉन स्टॉप चल रहे थे। कभी वो खुद ही अपनी बातों पर शर्मा जाती और कभी सोचने लगती कि आज रात मिया से लिया हुआ नया कॉम्बैट गियर पहने या नहीं। उसके ये इनर थॉट्स सुनकर मैंने उसकी तरफ एक बार देखा। बिजनेस ट्रिप की सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई थी। शाम का वक्त हो चुका था। मैंने उससे पूछा, डिनर में क्या खाना है? चलो कहीं अच्छा सा खाते हैं। अभी कुछ देर पहले तक जो मेरी पत्नी अपने इनर थॉट्स में ये सोच रही थी कि वो मेरे लिए केबीबीक्यू में मीट ग्रिल करेगी, उसने बाहर से बिल्कुल शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। लेकिन अगले ही पल उसके इनर थॉट्स शुरू हो गए। ईशा के इनर थॉट्स, ईशा तुम्हें क्या हो गया है? जो तुम्हें ठीक लगे क्या होता है? अभी मुझे केबीबीक्यू खाना है। क्या मैं अपनी बात वापस ले सकती हूँ? मेरा मन कर रहा है खुद को एक थप्पड़ मार लूं। केबीबीक्यू, केबीबीक्यू, प्लीज केबीबीक्यू। उसके इनर थॉट सुनकर मेरी हंसी निकल गई। टेलीपैथी सच में काम कर रही थी और उसकी हर विश मुझे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी। मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो चलो केबीबीक्यू चलते हैं। मेरी बात सुनते ही उसकी आवाज बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रही। ठीक है। लेकिन उसके इनर थॉट्स खुशी से उछल पड़े। ईशा के इनर थॉट्स, यस, हम दोनों कितने परफेक्ट सोलमेट्स हैं। मैं इतनी खुश हूँ। मेरा मन कर रहा है इसी रोड पर हबी को किस कर दूं। उसकी खुशी देखकर मेरा मूड भी और अच्छा हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, आज तुम अपने स्टूडेंट्स पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? तुम काफी एंग्री लग रही थी। उसके चेहरे की स्माइल हल्की सी कम हो गई। फिर वो सीरियस होकर बोली, एक्सपेरिमेंट की वजह से। मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा रही थी, लेकिन उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप पर डाउट किया। खुद वेरीफाई करने के बजाय अपनी ही बात पर अड़ गए और पूरा डेटा खराब कर दिया। डाउट करना गलत नहीं है। साइंस में क्वेश्चंस होना जरूरी है, लेकिन वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी होता है। सबसे बुरी बात यह है, ये पहली बार नहीं हुआ। मैंने पहले भी कई बार प्रूव किया है कि मेरी मेथड सही थी, लेकिन वो फिर भी मेरी बात नहीं मानते। ये सब बोलते वक्त उसकी आवाज बिल्कुल सीरियस थी, लेकिन उसके इनर थॉट्स कुछ और ही कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, कहीं हबी को मैं बहुत स्कैरी तो नहीं लगी? फिर मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, वैसे भी मैं रिसर्चर्स की फैमिली से हूँ। ये सब मेरे लिए सिर्फ जॉब का हिस्सा है। उसने अपनी आवाज और धीमी करते हुए पूछा, सॉरी, क्या ये सब सुनना तुम्हें बोरिंग लग रहा है? मेरी लाइफ तो वैसे भी काफी बोरिंग है। बस एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, डेटा। उसने इतना ही कहा, लेकिन उसके इनर थॉट्स फिर से मेरे कानों में गूंजने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, और अब सिर्फ मेरे हबी। मैं कितनी बोरिंग हूँ, इसीलिए शायद हबी मुझे पसंद नहीं करते। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखने लगी। मैं तुरंत बोला, नहीं, मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा। एक्चुअली मुझे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हारे फील्ड से नहीं हूँ, मुझे टेक्निकल टर्म्स भी ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मुझे नए नए टॉपिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, स्पेशली वो चीजें जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उस पल मुझे एहसास हुआ, पहले प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरी पत्नी बोरिंग थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से हमारे बीच इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर बाद हम दोनों एक पॉपुलर केबीबीक्यू रेस्टोरेंट पहुंच गए। मेरी बातों की वजह से मेरी पत्नी अब पहले से काफी रिलैक्स लग रही थी। वेटर ऑर्डर लेने आया और जब मीट टेबल पर रख दिया गया, उसने पूछा, सर, मैम, क्या मैं ग्रिल कर दूं? उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरी पत्नी तुरंत बोल पड़ी, नहीं थैंक यू, मैं अपने हस्बैंड के लिए खुद मीट ग्रिल करूंगी। उसके इनर थॉट्स फिर से शुरू हो गए। ईशा के इनर थॉट्स, पिछली बार जब मैं यहाँ प्रोफेसर्स के साथ आई थी, तब सबके लिए कोई ना कोई मीट ग्रिल कर रहा था। मेरे हबी को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट मिलना चाहिए। मैं उन्हें किंग की तरह ट्रीट करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं बस यूज देखने लगा। मैंने सोचा, ये कैसी लॉजिक है?
अगर किसी को ग्रिल करना भी है तो मुझे उसके लिए करना चाहिए, लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने मेरी पत्नी की कुकिंग स्किल्स को थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। जैसे ही उसने मीट ग्रिल करना शुरू किया, उसकी नाजुक उंगली गलती से गरम ग्रिल प्लेट को टच कर गई। आह! वो दर्द से हल्की सी चीख पड़ी। मैं तुरंत उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। उसकी फेयर स्किन पर लाल बर्न मार्क साफ दिख रहा था। देखकर ही लग रहा था कि काफी दर्द हुआ होगा। लेकिन उसके इनर थॉट्स कुछ और ही कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, वाह, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर वो इस पर किस कर दे तो ये दर्द भी वर्थ इट है। मैं उसके हाथ को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके इनर थॉट्स सुनकर मैं बस हेल्पलेस होकर मुस्कुराया। पब्लिक में उसका हाथ किस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसकी उंगलियों पर धीरे से फूंक मारी। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? क्या मैं स्टाफ से बर्न ऑइंटमेंट मंगवाऊं या फिर बाहर जाकर फार्मेसी से लेकर आऊं? मेरी तरफ देखते ही वो एक पल के लिए अपनी आइस क्वीन वाली एक्टिंग ही भूल गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, इतना भी दर्द नहीं हो रहा। उसकी स्किन इतनी फेयर थी कि वो लाल बर्न मार्क और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहा था। मेरे लिए उसे देखना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरी पत्नी धीरे से अपना हाथ वापस खींचने लगी। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मेरा टच पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी नजरें उस पर टिकी हुई थी और वो बुरी तरह शर्मा रही थी। उसके हाथ तक हल्का सा कांप रहे थे। मैं उसके इनर थॉट्स नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ उसकी शर्म देख रहा था। इसलिए मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन मेरी नजर अब भी उसी बर्न मार्क पर थी। थोड़ी देर बाद मैंने सर्विस बेल दबा दी। ये केबीबीक्यू रेस्टोरेंट था, इसलिए उनके पास बर्न ऑइंटमेंट पहले से ही अवेलेबल था। मेरी पत्नी ने जल्दी से ऑइंटमेंट लगा लिया। जब वेटर ने दोबारा पूछा कि क्या वो मीट ग्रिल कर दे, इस बार मेरी पत्नी माना नहीं कर पाई। वो मेरे लिए खुद ग्रिल करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत में ही खुद को जला बैठी थी। तब मैंने वेटर की तरफ देखकर कहा, नहीं, टोंग्स मुझे दे दीजिए, मैं ग्रिल कर लेता हूँ। मैंने टोंग्स हाथ में लिए और मीट ग्रिल करना शुरू कर दिया। मेरी मूवमेंट्स देखकर मेरी पत्नी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मीट ग्रिल करना आता है, मुझे करने दो। कॉलेज के टाइम में 1 महीने तक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम कर चुका हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या ये उस वक्त की बात है जब प्रोफेसर लिन और प्रोफेसर जियांग तुम्हें फोर्स कर रहे थे कि तुम फाइनेंस छोड़कर रिसर्च फील्ड ज्वाइन कर लो? मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैंने सोशल मीडिया पर कुछ डिप्रेसिंग पोस्ट किए थे। तब एक दोस्त ने कमेंट किया था, घर वापस जाओ और अपने पेरेंट्स से माफी मांग लो। मैंने उस वक्त रिप्लाई किया था, मैं भूखा नहीं मारूंगा और मैं रिसर्च करने के लिए कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। बाद में म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हुए मेरी पत्नी को पता चला था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं फाइनेंस पढूं। उनका मानना था कि ऑर्डिनरी फैमिली के लिए ये फील्ड कोई खास फ्यूचर नहीं रखती। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये बात तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी एकदम घबरा गई। उसे रियलाइज हुआ कि उससे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। पहले उसने सोचा वो कह देगी कि जैक ने बताया था, लेकिन मेरी तरफ देखते ही वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं उस वक्त चुपके से तुम्हारा सोशल मीडिया फॉलो करती थी। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन उस वक्त तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और तुम मुझसे छोटी हो। तब तो तुम हाई स्कूल में होंगी ना? मुझे लगा ये सही मौका था, इसलिए मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, तो इसका मतलब हम एक दूसरे को उस वक्त से जानते थे? मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके हाथ पर लगी चोट जैसे अचानक और गर्म लगने लगी। उसने कुछ पल चुप रहकर बहुत सी बातें सोची। फिजिक्स के डिफिकल्ट इक्वेशन सॉल्व करते वक्त वो कभी हेजिटेट नहीं करती थी, लेकिन प्यार के मामले में वो हर बात को लेकर ओवरथिंक करने लगती थी। वो हमेशा के लिए आइसक्रीम बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी असली पर्सनैलिटी को जानूं। लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं मैं उसे रिजेक्ट ना कर दूं। मैं उससे फोर्स नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उसके इनर थॉट्स सुन सकता था और उसके दिल का दर्द भी समझ सकता था। सच कहूं, मैं खुद भी बहुत शॉक्ड था। मेरी पत्नी इतने सालों से मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आखिर हम पहली बार मिले कब थे? अगर ये सब ब्लाइंड डेट से पहले का था तो टाइमलाइन बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब तक वो तो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा चुकी थी। चाहे मेरी पत्नी कितनी भी जीनियस हो, ये बात फिर भी फिट नहीं बैठ रही थी। मेरी तरफ देखते हुए वो जल्दी से बोली, तुम भी बहुत अमेजिंग हो। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। उसके इनर थॉट्स फिर से गूंजने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, हबी ने मेरी तारीफ की, मैं कितनी खुश हूँ,
शायद मेरी बात से उसे थोड़ी हिम्मत मिल गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, एक्चुअली हम पहले भी मिल चुके हैं। उस वक्त मैं अब्रॉड नहीं गई थी। तुमने मुझे एक बार पुलिस स्टेशन छोड़ा था। मुझे देखकर तुम्हें लगा था कि मैं एक खोई हुई छोटी सी स्कूल गर्ल हूँ। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैंने पुलिस स्टेशन? ऐसा कब हुआ था? वो शर्मेट हुए बोली, उस वक्त मेरी ग्रोथ लेट हुई थी। मैं मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर में थी, लेकिन हाइट इतनी छोटी थी कि तुमने मुझे प्राइमरी स्कूल की बच्ची समझ लिया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो इंसिडेंट याद ही नहीं आ रहा था। मेरे लिए वो बस बचपन की एक छोटी सी काइंडनेस थी। इतने सालों बाद मैं उसे कैसे याद रखता? मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। शायद उसने मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देख लिया था, इसलिए वो धीरे से बोली, उस सेमेस्टर मिडिल स्कूल की थर्ड ईयर की क्लासेस टेम्पररीली हाई स्कूल कैंपस में शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि हमारी स्कूल की एक बिल्डिंग गिर गई थी। उसकी बात सुनते ही मुझे वो बिल्डिंग कोलैप्स वाला इंसिडेंट याद आ गया। लेकिन मेरे सामने बैठी इस खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की को देखकर मैं किसी भी एंगल से इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये वही छोटी सी लड़की थी। मैंने कहा, उस वक्त तुम कितनी छोटी रही होगी? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह शर्मा गई। फिर धीरे से बोली, मैंने बहुत सारे ग्रेड स्किप किए थे और उस वक्त मेरी हाइट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल की बच्ची से थोड़ी सी बड़ी जरूर लगती थी। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब उस वक्त तुम एक बहुत क्यूट सी प्राइमरी स्कूल गर्ल लगती थी। मेरी बात सुनकर वो एकदम चुप हो गई, बस मेरी तरफ देखने लगी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, उस वक्त मेरा हमेशा से मन करता था कि मेरी एक क्यूट सी छोटी बहन हो। अगर मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन लेकर गया था तो पक्का तुम बहुत क्यूट लग रही होगी, वरना उस उम्र में मैं किसी के लिए इतना टाइम नहीं निकलता। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम बचपन में भी बहुत क्यूट रही होगी और अब बहुत ब्यूटीफुल हो। उसके इनर थॉट्स तुरंत मेरे कानों में गूंजने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है, तुम्हारी छोटी बहन नहीं। मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है। उसके इनर थॉट्स सुनकर मैं एक पल के लिए चुप हो गया। फिर मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। मेरा सच में कोई छोटी बहन बनाने का इरादा नहीं था। उस वक्त मुझे फाइनली पूरी तरह समझ आ गया। जिस सीनियर को मेरी पत्नी इतने सालों से अपना वाइट मूनलाइट समझकर प्यार करती आ रही थी, वो और कोई नहीं, मैं ही था। उस वक्त मेरी पत्नी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके मुंह से इतनी सारी बातें बिना सोचे निकल गई थी। व्हाइट मूनलाइट कहना शायद बिल्कुल सही वर्ड नहीं था, लेकिन एक बात सच थी, मैं ही उसका पहला और सिर्फ एक ही क्रश था। मैंने नजर नीचे कर ली। मुझे डर था, अगर मैं उसके शर्म से लाल चेहरे को और देर तक देखता रहा तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसके लिए एक ग्लास बर्ली टी डाल दिया। रेस्टोरेंट में पार्टीशन के उस पार से लोगों की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लियर आवाज उसके दिल की थी, और उसके इनर थॉट्स बार बार एक ही बात कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, मैंने सिर्फ सूर्य से ही प्यार किया है, मैंने कभी किसी और को पसंद नहीं किया। काफी देर की खामोशी के बाद मेरी पत्नी धीरे से बोली, सूर्य, जब तुमने डिवोर्स की बात की थी तब तुम्हें लगा था कि मेरे दिल में कोई और है, इसलिए तुम मुझे रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या तुम हमें एक और चांस दोगे? मैं उसकी तरफ देखकर सीरियस हो गया। उसकी बात सुनकर मेरा मूड भी हल्का हो गया था। बाहर से मेरी पत्नी ने हमेशा की तरह अपना काम एक्सप्रेशन बनाए रखा। फिर धीरे से बोली, ठीक है, आज से हम दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन उसके इनर थॉट्स खुशी से भर चुके थे। ईशा के इनर थॉट्स, क्या इसी फीलिंग को कहते हैं अंधेरे में रास्ता मिल जाना? मैं अपने हबी के साथ डेट करूंगी। एक ये थोड़ा अजीब लग रहा है, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। उसके इनर थॉट्स सुनते हुए मैं उसकी चमकती हुई आंखों में देखने लगा। बाहर से उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन मैं जानता था इस वक्त वो दुनिया की सबसे खुश लड़की थी। मैंने धीरे से बोला, वैसे तुमने जो मिया से मेरी प्रेफरेंसेस के बारे में जो पूछा था ना, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत थी। मुझे एक्चुअल में कोल्ड टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही मेरी पत्नी की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो बोली कि तुम्हें पता था, मतलब मैं इतने टाइम से गलत एक्टिंग कर रही थी क्या? उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तो फिर तो फिर तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तुम बस अपनी असली पर्सनैलिटी में रहो, बाकी हम दोनों साथ में धीरे धीरे सब समझ लेंगे। आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, हमें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है।
डिनर के बाद हम दोनों कार से घर वापस आ रहे थे। पूरे रास्ते मेरी पत्नी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। ईशा के इनर थॉट्स हबी को पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि मैं एक्टिंग कर रही थी। उन्हें सब कुछ पता चल गया। पूरा क्लाउन तो मैं ही थी। लेकिन मैं तो जीनियस हूँ। मैंने अपने हबी को पा लिया। कार चलाते हुए मेरे चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी। मेरी पत्नी के साथ रहना मेरी पूरी बिजनेस ट्रिप की थकान मिटा रहा था। मैं सच में देखना चाहता था कि आइस क्वीन वाला मास्क हटने के बाद उसकी असली पर्सनैलिटी कैसी होगी। घर पहुंचने के बाद मैं अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे आवाज दी। वो धीरे से बोली, मैं पूरी तरह एक्टिंग नहीं कर रही थी। अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं सच में ऐसी ही रहती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे क्लोज होते हैं, उनके साथ मैं थोड़ी क्लिंगी और थोड़ी लाउड हो जाती हूँ। मुझे डर था कि शायद तुम्हें मेरी वो पर्सनैलिटी पसंद ना आए। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगी? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक रिलीव्ड सी स्माइल आ गई। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। अगली सुबह मैं उठा तो डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट पहले से ही लगा हुआ था। साथ ही एक छोटा सा स्टिकी नोट भी रखा था। उस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग हबी। आज मेरी क्लास जल्दी है, इसलिए मैं पहले ही यूनिवर्सिटी चली गई। अगर ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाए तो बस गर्म करके खा लेना। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। दोपहर के आसपास जब मैं काम में बिजी था, तब मेरी पत्नी का कॉल आया। वो बोली, मैंने लंच बनाया है, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। कुछ ही देर बाद वो एक सुंदर सा बेंटो बॉक्स लेकर मेरे ऑफिस पहुंच गई। उसके चेहरे पर बिल्कुल बिना किसी झिझक के खुशी दिख रही थी। जब आसपास और लोग होते तो वो फिर से अपना काम एक्सप्रेशन बना लेती, लेकिन इस वक्त वो बस खुश थी। मेरा काम खत्म हुआ तो हम दोनों साथ बैठकर लंच करने लगे। बेंटो बॉक्स में इतनी सारी डिशेस देखकर मैंने पूछा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। हमारी लाइफ इतनी बिजी रहती थी कि हम ज्यादातर बाहर का खाना ही खाते थे। मेरी पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत जल्दी अब्रॉड चली गई थी, इसलिए मुझे सब कुछ खुद सीखना पड़ा। जब मैं बड़ी हो गई तो मॉम भी चाइना वापस चली गई। मुझे सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता था। मैं उसे देखते हुए सोचने लगा, कल रात के बाद से उसने अपने आसपास बनाई हुई दीवार हटा दी थी। वो असल में स्माइल करना बहुत पसंद करती थी, और जब वो स्माइल करती थी तो और भी ज्यादा यंग और खूबसूरत लगती थी। उसके इनर थॉट्स भी बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे किसी प्यार में डूबी हुई लड़की के होते हैं। लंच खत्म होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस वक्त मुझे लगा मैं मेरी पत्नी को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझने लगा हूँ। खाना खत्म होने के बाद बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके इनर थॉट्स कुछ और ही कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। काश मैं हमेशा हबी के ऑफिस में ही रह पाती। फिर भी उसने चुपचाप बेंटो बॉक्स पैक करना शुरू कर दिया। मैं उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। हमारे हाथ गलती से एक दूसरे को टच कर गए। जैसे ही ऐसा हुआ, मेरी पत्नी एकदम फ्रीज हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे शर्म आ रही है। मैं एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर मेरी हंसी निकल गई। वाइफी, तुम बहुत क्यूट हो। मेरी बात सुनते ही उसने अपना होंठ दबा लिया ताकि उसके चेहरे की बड़ी सी स्माइल बाहर ना आ जाए। वो इतनी शर्मा गई कि मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें वाइफी कहा, क्या तुम भी मुझे एक बार हबी नहीं बुलाओगी? इतनी सी रिक्वेस्ट तो मान सकती हो ना? मेरी पत्नी ने अपना निचला होंठ हल्का सा बाइट किया। अपनी उंगलियां घूमती रही। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं भी उससे फोर्स नहीं करना चाहता था। मैं डेस्क की ड्रॉर से बर्न ऑइंटमेंट निकालते हुए पूछा, कल रात ऑइंटमेंट लगा ली थी ना? उसने धीरे से सर हिला दिया। हाँ। उसकी नजर अपने जले हुए हाथ पर चली गई। मैं ऑइंटमेंट लेकर उसके पास गया। उसके हाथ पर लाल बर्न मार्क अब भी साफ दिख रहा था। मैंने उसका हाथ देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हैं। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? आओ, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड से ठीक से नहीं लगा पाऊंगी। क्या तुम लगा दोगे? मैं कुछ पल उसके हाथ को देखता रहा। कल रात तो उसने खुद ही ऑइंटमेंट लगा ली थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ने ऑइंटमेंट की ट्यूब मुझे दे दी। उसने कैप पहले ही खोल दिया था। फिर वो बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ मुझे देखने लगी। ईशा के इनर थॉट्स, हबी का हाथ कितना गर्म है। मेरा हाथ तो बिल्कुल पिघाल रहा है। मैं चुपचाप उसके जले हुए हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता रहा, और हमेशा की तरह उसके इनर थॉट्स नॉन स्टॉप चल रहे थे। बाहर से वो बिल्कुल काम और कंपोज थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि किसी प्राइवेट बीच पर मैं उसकी पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। ऑइंटमेंट लगते लगते उसका चेहरा शर्म से हल्का सा लाल हो गया।
अच्छी बात ये थी, कल रात ही ट्रीटमेंट मिल गया था, इसलिए बर्न पर कोई ब्लिस्टर नहीं बना था। मैंने उसका हाथ हल्की सी ऊपर उठाया और धीरे से उस पर फूंक मारी। ठंडी हवा उसके हाथ से टकराते ही वो एकदम फ्रीज हो गई। उसके इनर थॉट्स भी उसी पल रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बस चुपचाप मुझे ही देख रही थी। मैं धीरे से बोला, सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, बस आदत से मजबूर हो गया। इतना कहकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। फिर वो धीरे से बोली, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। मैं भी खड़ा हो गया, उसका बेंटो बैग उठाया और बोला, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। आज आफ्टरनून में मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हें ड्राइव करके वापस नहीं ले जा पाऊंगा। मेरी पत्नी ने चुपचाप सर हिला दिया और हम दोनों साथ में ऑफिस से बाहर चल दिए। जैसे ही हम ऑफिस से बाहर निकले, मैंने देखा कि पूरा ऑफिस फ्लोर लोगों से भरा हुआ था। इस वक्त तो आमतौर पर लंच ब्रेक या नैप ब्रेक होता था, लेकिन आज सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। मैं बस उन्हें देखकर चुप रह गया। अटेंडेंस तो मैंडेटरी मीटिंग्स में भी इतनी परफेक्ट नहीं होती थी। मेरी पत्नी भी एक पल के लिए सरप्राइज हो गई। ऑफिस के इतने सारे लोगों को एक साथ अपनी तरफ देखते देख उसके इनर थॉट्स शुरू हो गए। ईशा के इनर थॉट्स, हबी के एम्प्लॉयज कितनी मेहनत करते हैं, क्या ये सब हमें देख रहे हैं? क्या इन्हें लगता है कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं? काश मुझे पता होता कि इतने सारे लोग होंगे, मैं और क्यूट आउटफिट पहन कर आती। चलो, अगली बार ध्यान रखूंगी। वैसे भी मैं यहाँ और बार आने वाली हूँ। हबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? उन्होंने माना भी तो नहीं किया, तो मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फिर डिसाइड हो गया। उसके इनर थॉट सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं धीरे से बोला, चलो इन सबको इग्नोर करो, ये बस मेरी वाइफ को देखने के लिए क्यूरियस है। उसकी वेस्ट सेंसिटिव थी, इसलिए मैंने उसके शोल्डर के पास हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ गाइड करना चाहा। लेकिन मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अचानक आधा कदम पीछे हटी और जानबूझकर हल्की सी मेरे से टकरा गई। जैसे ही उसका कंधा मेरे से लगा, उसके इनर थॉट्स खुशी से भर गए। ईशा के इनर थॉट्स, हम हग हुए, हम हग हुए। अभी कितने जेंटलमैन हैं। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार पहला स्टेप मैं लूंगी। हबी के चेस्ट मसल्स कैसे होंगे, काश एक बार टच कर पाऊं या कम से कम देख ही पाऊं। उसके इनर थॉट्स सुनकर मैंने बिना कुछ कहे उसे जल्दी से ऑफिस के बाहर ले आया। उसकी इमेजिनेशन को और आगे बढ़ने देना शायद सही आइडिया नहीं था। ऑफिस के बाहर आकर मैंने उससे पूछा, तुम गाड़ी लेकर आई हो? उसने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मैं खुद ड्राइव करके वापस चली जाऊंगी। मैं उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, फिर ऑफिस वापस लौट गया। लेकिन मेरी पत्नी सीधा घर नहीं गई, वो सीधा मियाँ के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने मियाँ को देखा, वो तुरंत बोली, हाँ, मैंने वो कॉम्बैट गियर खरीद लिया था, लेकिन मुझे उसे पहनने का मौका ही नहीं मिला। रोमांस के मामले में मेरी पत्नी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी, इसलिए उसे अपनी टैक्टिकल एडवाइजर मियाँ की जरूरत थी। उस वक्त मियाँ अपने फेवरेट लग्जरी कैफे में बैठकर चाय पी रही थी। जैसे ही मेरी पत्नी अंदर आई, वहाँ का पार्ट टाइम बरिस्ता मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करने लगा। मेरी पत्नी ने भी स्माइल करके उसे थैंक यू बोला। फिर वो मियाँ के सामने जाकर बैठ गई। मियाँ ने उसे देखते ही पूछा, हे गॉर्जियस, कहाँ से आ रही हो? मेरी पत्नी खुशी छुपा ही नहीं पाई। ओह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी अभी हबी के साथ लंच करके आ रही हूँ और कॉफी भी नहीं पीऊंगी? हबी ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मियाँ कुछ पल तक उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रही, फिर बोली, मुझे ये सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि तुमने अभी खुद ही बता दिया। क्या तुम यहाँ सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ फ्लेक्स करने आई हो? मियाँ मेरी पत्नी के चेहरे की खुशी देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत और इतनी मासूम लड़की के साथ 2 साल की शादी के बाद भी मैं इतना पेशेंट कैसे रह सकता था। मियाँ कुछ देर तक मेरी पत्नी को देखती रही, फिर बोली, 2 साल की शादी के बाद भी तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी भी हाई स्कूल के पूरे लव जैसा है? तुम लोगों ने अभी तक प्रॉपरली हाथ भी नहीं पकड़ा? अगर और कोई तरीका काम नहीं करता तो पहले बस में चढ़ जाओ, टिकट बाद में ले लेना, सीधा उनके साथ सो जाओ। मेरी पत्नी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, सच कहूँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन मुझे लगता है सूर्य हमारे रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं। मियाँ ने तुरंत टेबल पर हाथ मारा। ये रिस्पेक्ट का सवाल नहीं है। रोज इतनी खूबसूरत वाइफ को देखकर भी कुछ ना करना, कहीं सूर्य इम्पोर्टेंट तो नहीं? मेरी पत्नी तुरंत गुस्से में आ गई। मेरे हबी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मत बोलो। मियाँ ने तुरंत हाथ उठा दिए। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जानती थी मेरी पत्नी सूर्य के बारे में एक भी बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मियाँ ने अपना फोन निकाला और मेरी पत्नी के सामने रख दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ एडल्ट एजुकेशनल मटेरियल दिखाती हूँ। पूरे लव ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है, सीधा उन पर अटैक कर दो। मेरी पत्नी ने फोन की स्क्रीन देखते हुए धीरे से पूछा, सच में? क्या लोग ऐसे ही करते हैं? वो बायोलॉजी तो जानती थी,
लेकिन रोमांस के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड थी। कुछ देर तक फोन देखने के बाद उसने शर्म से लाल चेहरा लेकर फोन वापस कर दिया। फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है मेरे पास कोई प्रॉपर एक्सक्यूज होना चाहिए। मैं अचानक ये सब कैसे कर सकती हूँ? मिया ने गहरी सांस ली। अगले महीने जून के बाद तुम्हारी समर ब्रेक शुरू हो जाएगी, बस बोल देना। समर ब्रेक सेलिब्रेट करना है। मेरी पत्नी ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं, सूर्य का बर्थडे मार्च में होता है, उसका वेट बहुत लंबा हो जाएगा। मिया ने थक कर कहा, तो फिर ड्रिंक कर लेना, थोड़ा ड्रंक एक्ट करना और सीधा उनके रूम में चले जाना। प्रॉब्लम खत्म। मेरी पत्नी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिया की तरफ देखा। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। आखिर में मिया ने ही नजर हटा ली। उफ, ठीक है, फिर तुम खुद ही बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दूर खोला, मेरी पत्नी सीधा सोफा से उछलकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल थी कि मेरी नजर उसी पर टिक गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुम आ गए। मैंने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं आ गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके शरीर से हल्की सी फूलों की खुशबू आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, पहले शावर लोगे? अभी भी काफी जल्दी है। लेकिन उसके इनर थॉट्स कुछ और ही कह रहे थे। ईशा के इनर थॉट्स, पता नहीं हबी को ये इनोसेंट गर्ल नेक्स्ट डोर वाला लुक पसंद आएगा या नहीं। काश उन्हें पसंद आ जाए। उसके इनर थॉट्स सुनकर मुझे हंसी आ गई। पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मुझे किस टाइप की लड़की पसंद है, तो शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब उसकी बातें सुनते हुए और उसकी छुप छुप कर मेरी तरफ देखती हुई नजरें देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती थी। मैं ऊपर अपने रूम में गया। शावर लेकर मैंने सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहन ली। जब मैं नीचे आया तो देखा मेरी पत्नी ने भी कपड़े बदल लिए थे। सिर्फ इत्तेफाक से हम दोनों ने ब्लैक और वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल मैचिंग आउटफिट्स की तरह। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खाना है, चलें? मेरी पत्नी बिना सोचे तुरंत बोली, कंजी। हमारे नेबरहुड के सामने एक कंजी रेस्टोरेंट है। उसकी बात सुनते ही मुझे एहसास हुआ हमारे घर के आसपास कितनी सारी शॉप्स थी और मैंने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने उससे पूछा, तुम लेट नाइट स्नैक्स खाने अक्सर आती हो? वो धीरे से बोली, कभी कभी, जब लैब से लेट वापस आती हूँ या रात को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है तब आ जाती हूँ। हम दोनों शाम की ठंडी हवा में एक साथ चलने लगे। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और हम दोनों का मूड भी काफी अच्छा था। तभी मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। शादी के शुरू शुरू के दिनों में एक रात मेरी पत्नी ने धीरे से मेरे रूम का डोर नॉक किया था। उसने पूछा था, क्या तुम लेट नाइट स्नैक्स खाने चलोगे? उस वक्त मैं हमेशा काम में बिजी रहता था और मुझे लेट नाइट स्नैक्स खाने की आदत भी नहीं थी, इसलिए मैंने पोलाइटली माना कर दिया था। सच कहूँ, मुझे उस वक्त उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी याद नहीं था। शायद मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। उस दिन के बाद उसने मुझे दोबारा कभी लेट नाइट स्नैक्स के लिए नहीं पूछा और जब भी उसका मन करता वो अकेली ही बाहर खाने चली जाती थी। ये सोचकर मैंने उसकी तरफ कुछ और बार देखा, शायद इसलिए क्योंकि मैं काफी देर से चुप था। मेरी पत्नी ने भी मेरी तरफ देखा। उसने अपने गाल को हल्की सी टच करते हुए पूछा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। क्या किसी ने तुमसे कभी कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? मेरी बात सुनते ही जैसे उसके अंदर स्टीम इंजन चल पड़ा हो। सिर्फ कुछ ही पालों में उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी और वो हकलाते हुए बोली, सच में? मुझे लगता है उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। जब भी उसकी मेरी आंखों से नजर मिलती, ना उसके थॉट्स कंट्रोल में रहते और ना ही उसके वर्ड्स। फिर वो धीरे से बोली, अगर मैं इतनी प्रिटी हूँ, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? ये कोई बुरा डील तो नहीं है ना? उसकी आवाज धीरे धीरे और भी हल्की होती गई, जबकि उसके इनर थॉट्स रिग्रेट से भर चुके थे। मुझे हंसी आ गई। मैंने आगे बढ़कर उसका नाजुक सा हाथ पकड़ लिया। सच कहूँ, मुझे लड़कियों के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे डर था कहीं मैं जल्दी ना कर दूं और वो डर ना जाए। इसलिए मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो सीधा मुझे बता दिया करो। मेरी पत्नी उस वक्त अपनी ही बातों पर शर्म से मर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसने सिर्फ हल्की सी करके मेरी बात का जवाब दिया। मुझे नहीं लगता उसने मेरी बात का एक भी वर्ड प्रॉपरली सुना था, लेकिन उसका छोटा सा नरम हाथ बिल्कुल चुप नहीं बैठा। मेरी पकड़ ढीली होते ही उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी उंगलियों के बीच आ गईं। कुछ ही पालों में हमारी उंगलियां एक दूसरे में परफेक्टली इंटरट्वाइन हो चुकी थी। फिर उसने हमारे जुड़े हुए मेरी रिएक्शन देखकर मेरी पत्नी थोड़ी घबरा गई। वो धीरे से बोली, क्या मैंने बहुत ज्यादा डायरेक्ट बोल दिया? लेकिन किसी बिल्डअप की जरूरत तो नहीं है ना?
कल हम तुम्हारे मॉम और डैड के घर डिनर के लिए जा रहे हैं और वो ये बात फिर से जरूर उठाएंगे। ये सुनते ही मुझे याद आ गया, पिछले 2 सालों में हमारा रिलेशनशिप चाहे कितना भी खराब रहा हो, लेकिन हम हर महीने एक बार मेरे पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जरूर जाते थे। मैंने सर हिला दिया। तुम्हारी कल आफ्टरनून में क्लास नहीं है ना? मेरी बात सुनकर उसकी आवाज खुशी से भर गई। तुम्हें मेरा शेड्यूल याद है? मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगी। मैं बस तुम्हें पहले से बता देना चाहती थी कि मॉम और डैड फिर से बेबी वाली बात कर सकते हैं। उसके इनर थॉट्स फिर से गूंजने लगे। ईशा के इनर थॉट्स, हबी को मेरा शेड्यूल याद है, मतलब उन्हें मेरी परवाह है। अगर उन्हें मेरी परवाह है तो मतलब उनके दिल में मेरे लिए जगह है, और अगर उनके दिल में मेरे लिए जगह है तो वो मुझे पसंद करते हैं। हे, मैंने हबी को पहले ही बेबी वाली बात बता दी। अब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सब मेरी ही गलती है। मैं उन्हें कन्विंस ही नहीं कर पाई। पहले बिजी होने का एक्सक्यूज चल जाता था, लेकिन इस बार मॉम और डैड मानेंगे नहीं। मैं और हबी एक ही रूम में कैसे सोएंगे? मुझे तो बस यही एक लॉजिकल एक्सक्यूज मिला। उसके इनर थॉट्स सुनकर मेरी सारी गिल्ट एक पल में गायब हो गई। उसकी तरफ देखते ही मुझे बस हंसी आ रही थी। वो मेरी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी मेरी आंखों से नजर मिली, वो फिर से शर्मा गई और जल्दी से नजर झुका ली।